हूँ ना, आप आए थे सिर्फ, और मैंने क्या कहा, आपको तो मैं जानता नहीं हूँ, तो कैसे आपको लोन दूँ। तो आपने कहा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, बट मेरा भी खाता आप ही के ब्रांच में है, और ये दोनों आदमी हैं, इन लोगों का भी आपके वो हैं, और ये 2 लोग मेरे ग्रांटर हैं। अगर मैं भाग भी जाऊंगा तो आप तो इससे पैसा वसूल कर लीजिएगा, यही बात है ना। तब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लाइए, और फॉर्म मैं दे देता हूँ आपको, कि लीजिए फॉर्म आप भर के लेके आइए। आप बड़ा खुश होते हैं कि 2 ग्रांटर मिल गए और 20 लाख रुपया हमें मिल जाएगा, है ना। जैसे ही फॉर्म भर के साइन वगैरह करके लेके आए, तो उसमें क्या बात होती है, उसमें बात ये होती है कि जो फॉर्म आपको दिया गया है वो प्योरली इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, और इंग्लिश तो आपको आती नहीं है, और इंग्लिश भी आती है तो इतना जल्दीबाजी है कि पढ़ नहीं पाएंगे, और तीसरा नंबर में इतना क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि समझ नहीं पाएंगे लिखा क्या है, ठीक है। तो ये जैसा ही आप मेरे पास लेके आइएगा, तो मैं तो मैनेजर हूँ ना, मैं देख लूंगा कि हाँ ठीक है, 2 आदमी ग्रांटर भी है, साइन भी करवा लिए, आप भी साइन कर दिए, लेकिन फिर एक सवाल है। सवाल क्या है कि मैं आपको पैसा क्यों दूं? भाई मैं आपको पैसा क्यों दूं? आपको कुछ ना कुछ इसके वजन में रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये दोनों भाग गए तो मैं किससे वसूल करूंगा? समझ गए? बैठिए ना। अगर ये दोनों भाग गए और आप भी भाग गए तो मैं किससे वसूल करूंगा? आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे भाई क्या रखना पड़ेगा? तो भाई 20 लाख रुपया आप ले रहे हैं, तो आप अपने घर का कागज दिखाइए, आप अपने जमीन का दिखाइए। तो आपने कहा कि मैं सर्विस में काम करता हूँ, ठीक है, और मैं हूँ क्या, एक सरकारी अधिकारी हूँ, ठीक है, मेरा आईडी कार्ड ये है, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा, तब तो आपको बढ़िया सा लोन मिल जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी है तो हर महीना आपको तनख्वाह भी आती होगी अच्छी खासी। मैंने देख लिया 80,000 रुपया आती है हर महीने। बैठ जाइए। अब जैसे ही मैंने देख लिया कि हाँ भाई साहब को 80,000 रुपये पर मंथ मिलता है, ठीक है, इनको तो दे देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या मैं लोचा लगाऊंगा कि नहीं, सॉरी, मैं आपको 20 लाख रुपया तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके सैलरी के अकाउंट के हिसाब से 5 लाख रुपया आपको दे सकता है। अगर 5 लाख रुपया लेना है तो ये वाला फॉर्म भर दीजिए और 5 लाख रुपया लोन आपको दे देता हूँ, वो सर्विस के नाम पर। तो बोले कि भाई लड़की की शादी है और 20 लाख रुपया की जरूरत थी, 5 लाख रुपया में तो हो नहीं पाएगा, यही ना। अगर दूसरे भी बैंक में जाएंगे ना तो भी वो 5 लाख रुपया से ज्यादा नहीं देगा, यानी कि 20 लाख रुपया लेने के लिए 4 बैंक में आपको जाना पड़ेगा और लोन लेना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे क्या झंझट है, 4 जगह जाओ, ये करो वो करो, है ना, 4 जगह पैसे कटेंगे, 4 जगह सब कुछ होगा, इन्हीं से फरियाते हैं। तो फिर आए आप मेरे पास, अब ये कहे कि नहीं, कोई ऐसा प्रोसेस बताइए जिससे 20 लाख रुपया हमको मिल जाए, है ना। मैंने कहा कि एक ही है, आप अपने घर का कागज लेके आइए, आप अपने जमीन का कागज लेके आइए। थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं वीडियो चलाइए। और जैसे ही आपने घर का दिया हमें, तो मैंने देखा कि अरे भाई ये तो बहुत पुराना मकान है, और ये तो इनका ना लोकेशन भी बढ़िया है, ये कम से कम 1 करोड़ रुपया का होगा, है ना। मैं मैनेजर हूँ, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि ये घर तो 1 करोड़ रुपया का है, और सामने वाला बंदे को कितना चाहिए, मात्र 20 लाख रुपया चाहिए। तो मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, 5 गुना पैसा हड़पने का मेरे पास आ रहा है, इसको जल्दी हड़प लो, ठीक है। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए, बैंक का एक प्रोसेस होता है, 3-4 दिन लगेगा, हम आपके डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करेंगे। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, जमीन का कागज, ग्रांटर का कागज, ये फॉर्म वगैरह सारा चीज फिलअप कर दीजिए, है ना। आप कर दिए। अब मैं तो सोचा
बैंक मैनेजर ना, मैं तो लुटेरा हूँ। बैंक मैनेजर मतलब लुटेरा, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि लूट मैं कैसे करूँगा? अगर वो फर्जी घर निकल गया तो क्या करूँगा, है ना? फर्जी मकान निकल गया या फर्जी डॉक्यूमेंट निकल गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो मैं अपने आदमियों को भेजूंगा कि देखो इस आदमी ने 20 लाख रुपया इसको लेना है, तुम इस घर में जाकर वेरीफाई करो कि ये मकान वहाँ पर है कि नहीं, आस पास में भी ये कर लेना कि वो वही आदमी है कि नहीं, उसका देखो फोटो ये है, और पता करना कि इस नाम का व्यक्ति का वो मकान है कि नहीं, यहीं पर रहता है कि नहीं, वो सारा वेरीफाई करके आता है। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कहता हूँ कि ये जो आदमी है बोलता है कि मैं सरकारी आदमी हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, उसकी आईडी ये है, जाओ कंपनी में पता करके आओ, है ना? कोई भी कसर नहीं छोड़ता है, और आपके रेसिडेंशियल में भी जाता है और जहाँ काम करते हैं ऑफिस वहाँ पर भी जाता है और वहाँ पर वेरीफाई करता है कि आप एम्प्लॉय हैं कि नहीं। अब आता है वो आदमी बोलता है कि नहीं, ये आदमी तो जेन्युइन है, इसका भी मकान भी है और इसका वो है। तब मैं लुटेरा हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, लुटेरा हूँ। अब फिर कहता हूँ कि चलो 1 करोड़ रुपया कैसे लूटते हैं अभी हम आपको बताते हैं। समझ गए यहाँ तक? आप समझिए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो आपने पर्ची दी थी, ठीक है, उस पर एक वाक्य लिखवाऊंगा, एक वाक्य लिखवाऊंगा कि आप लिखिए कि मैं फलाना आदमी फलाना का रहने वाला हूँ, ठीक है, और इसमें जो भी मैंने डॉक्यूमेंट लिखा दिया है वो सब सही मैंने दिया है, ठीक है, और मुझे 20 लाख रुपया का लोन चाहिए और मैं सूद समेत 10% लोन के मतलब 10% के ब्याज पर मैं सूद समेत वापस पैसा नियत समय पर लौटा दूंगा। ये आपने लिख दिया। समझ गए ना क्या लिखे हैं आपने? आपने लिखा कि 10% ब्याज के साथ मैं 20 लाख रुपया आपको या जो मूलधन आप देंगे उसको मैं लौटा दूंगा। जैसे ही आपने ये बात लिखा वो रुपया बन जाता है, पैसा बन जाता है। वही आप जैसे ही मेरे पास आते हैं कि ये मैंने एफिडेविट अपना दे दिया है, शपथ पत्र अपना दे दिया है, आप हमें पैसा दीजिए, तो 3 प्रकार से मैं पैसा दे सकता हूँ। पहला, या तो मैं चेक दे सकता हूँ आपको, ठीक है, और बोलूंगा कि इस चेक को आप भंजा लीजिएगा, 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, पहला नंबर। या फिर मैं कैश में पैसा आपको दे सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास मेरे ब्रांच में रहा तो, ठीक है। और नहीं तो तीसरा प्रोसेस क्या है, मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना अकाउंट नंबर लेके आइए, ठीक है, जो भी आप अकाउंट नंबर उस दस्तावेज में लिखे हैं उस दस्तावेज के अनुसार 20 लाख रुपया टाइप करके आपके अकाउंट में मैं भेज दिया। मैंने क्या किया, सिर्फ ये किया है कि आपने कहा है कि मैं 10% ब्याज के साथ में 20 लाख रुपया जो है मूलधन, उसको सूद समेत मैं नियत समय पे लौटा दूंगा। उसको मैंने पैसा मान लिया कि ये रुपया है, और उसके एवज में आपके अकाउंट को खोल करके, क्योंकि आईडी पासवर्ड मेरे पास है, आईडी पासवर्ड मेरे पास है, मैंने आईडी पासवर्ड से खोल करके अपना वेबसाइट उस पर आपका अकाउंट नंबर निकाल करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से 20 लाख रुपया लिख दिया। अब आपके अकाउंट में कितने रुपए आ गए? अकाउंट नंबर में 20 लाख रुपए आ गए, ठीक है। और मैं बैंक हूँ, लुटेरा हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, क्या मैंने आपको पैसा दिए? 1 रुपया भी दिया आपको? नहीं दिया ना, चेक के द्वारा चला गया। नहीं दिया ना, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट आपको दिया है। केसीसी में यही करते हैं, नगद पैसा नहीं देते, चेक बनाते फिर देते। बिल्कुल, या तो चेक बना कर देंगे, हाँ, या कैश देंगे। नहीं, कैश नहीं देते, हाँ, चेक बना के देते। अब चेक बना कर दे रहे हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर चेक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ले जाकर के भंजा लीजिएगा, तो जैसे ही चेक आपका अकाउंट भंजेगा तो वो भी आपका अकाउंट नंबर खोलेगा और उसमें 20 लाख रुपया डाल देगा। दोनों बात तो एक ही है, ऐसे कान पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, एक ही बात है। बशर्ते क्या हुआ
कि मैं बैंक हूँ, मेरे पास कितने थे, 100 लाख रुपए थे, मान लीजिए 100 लाख रुपए मेरे अकाउंट में थे, मैंने तो 1 रुपया आपको नहीं दिया, तो मेरे अकाउंट में से पैसे कटेंगे? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, क्योंकि लिखे हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि जो आपका शपथ पत्र था उसको बंडल बनाऊंगा, आपके कागज पत्र का प्रतिलिपि निकालूंगा, फोटोकॉपी, और उसको बंडल बना करके क्या करूंगा, अपने ऊपर सीनियर ब्रांच में भेज दूंगा कि भाई एक आदमी आया था, 20 लाख रुपया लिया है कर्ज, और ये 20 लाख रुपया का कर्ज का शपथ पत्र है, क्योंकि अब रुपया बन गया है वो। आ रही बात समझ में? तो ये बात समझ में आ गई कि बैंक कैसे लूटता है। पॉइंट इज नोटेड, है ना। मैं बैंक हूँ, पैसा आपको दिया भी नहीं और मैंने पैसा लूट लिया। अब बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ इससे आपको मुक्ति कैसे मिलेगा। हमारे पास रास्ते अनेक हैं, हम आपको सिर्फ 1-2 बातें बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए। पहला नंबर, जो भी आपके अकाउंट में पैसा आया है, आपने उससे बिटिया का शादी आपने कर दिया। ठीक है, बिटिया का शादी करने के बाद में आप क्या हो रहा, मैं तो बैंक हूँ, मैं तो सामने वाले को बोलूंगा कि एक काम करो, इसके पास फोन लगाओ, किस्त नहीं जमा किया है, पहला किस्त इसने नहीं जमा किया है। अब वो फोन लगाएगा आपके पास कि भाई पहला किस्त आपका पेंडिंग हो गया, आप जमा करिए। अच्छा जमा करता हूँ। मान लीजिए कि 4 महीना 5 महीना आपने किस्त जमा किया, मान लीजिए, ठीक है, आप बैंक में चाहे कहीं कर्मचारी रहे होंगे तो वहां से आपने 4-5 किस्त आपने जमा किया, उसके बाद पैसे मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, अब हो गए आप किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, अब कॉल आपके पास लगातार जा रहे हैं कि भैया किस्त जमा करिए। तो आपने क्या कहा कि एक काम करिए, हमको 2 महीना का समय दीजिए, मैं आपको पैसा जमा करता हूँ। ठीक है, तो आपने मांगा था 2 महीना का समय, और मैं क्या हूँ, लुटेरा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे तो दिमाग में ये चल रहा है ना कि आपने जो मकान का दिया हुआ है कागज, वो तो 1 करोड़ रुपया का है और लेना है 20 लाख रुपए, तो हम क्यों ना उस घर को हड़पे। पॉइंट इज नोटेड। तो मेरे उस पे है नजर, आपके पैसे पर नहीं है, 20 लाख पे नहीं है, आपके घर पे है। तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले को बोलता हूँ एक काम करो, चिट्ठी निकाल, इस आदमी का चिट्ठी निकाल, नहीं जमा कर रहा है। अब चिट्ठी निकल गया कि 1 महीना के अंदर आप पैसा हमको लौटा दीजिए, और नहीं तो आपके जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी हम करेंगे। निकल गया चिट्ठी, आपको पता नहीं है ना, आपको पता, आप भी ग्रांटर हैं, आपको भी पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। जैसे ही 25-26 दिन बीत जाएगा, 25-26 दिन बीत जाएगा, तो वो लेटर आपके घर में आएगा। कैसे आएगा? 2 माध्यम से आ सकता है, या तो डाकिया वाला ले आकर देगा, ठीक है, और नहीं तो बैंक का कर्मचारी आपके घर जाएगा, एगो नोटिस लगा देगा और थमा देगा कि आपने भैया बैंक का किस्त आप नहीं चुका पा रहे हैं, इसके वजह से बैंक का मैनेजर ने एक नोटिस निकाला है कि भाई 1 महीना के अंदर पैसा जमा करिए, नहीं तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आपने बैंक मैनेजर को फोन किया, मुझे फोन किया, मैं तो लुटेरा हूँ। आ रही बात समझ में? आपने कहा कि मैंने तो 2 महीने का समय मांगा था जी, और आपने तो लेटर निकलवा दिया। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अपने अधिकारी को डांटूंगा, तुमको मना किया था ना, क्यों लेटर निकाला? अरे फोन पे मैं बात कर रहा हूँ, आप थोड़े देख रहे हैं कि मैं अधिकारी से बात कर रहा हूँ या कहीं और बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उसको कि तुमको मना किया था कि इस आदमी का लेटर नहीं निकला, 2 महीना का टाइम दिया, फिर क्यों निकला? ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, गलती से निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पैसा जमा करा दीजिए। तो आपने कहा कि नहीं सॉरी, एक आदमी फिर घर में थोड़ा दिक्कत आ गई है और तबीयत खराब हो गई है, हमें 2 महीना का मोहलत दीजिए। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, 2 महीना का मोहलत और ले लीजिए। ठीक है, अब मेरे तो दिमाग में लड्डू फूट रहे हैं मन में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगला महीना में फिर लेटर लिखवा देता हूँ
और सेम प्रोसेस 25 दिन 28 दिन जब बीत जाता है तब आपके पास हाथ में वो लेटर पहुंचता है। ठीक है, आपने सेम फिर फोन किया कि मैंने तो आपको सर 2 महीना का टाइम मांगा था, आपने फिर लेटर लिखवा दिया। फिर वही मैं कर रहा हूँ उसको, अरे इसको बुलाओ, पागल है क्या, कब ज्वाइन किया था यहाँ पर। वो बुलाएगा अपने अधिकारी को सामने कि अगर आप फोन कॉल रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना तो आपको ये लगे कि नहीं सामने वाले कोई बोल रहा है। ठीक है, तो बोलेगा इस आदमी का यार 2 महीना बोला था, काहे लेटर निकाल दिया, नहीं निकालने का इसको। ठीक है, इसको बुलाइए, ब्रांच में बुलाइए। ठीक है, अब मैं क्या कहूँगा कि एक काम करिए, आप पैसा जमा करा दीजिए। फिर आपने 2 महीना का टाइम मांग लिया, 2 महीना का फिर आपने टाइम निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, या फिर क्या कर सकते हैं, आप हमसे मिलने के लिए ब्रांच में आ सकते हैं। आए ब्रांच में मिलने के लिए और फिर कहे कि दोबारा लेटर आपने लिखवा करके सर वो गलत कर दिया, मैंने तो आपसे बात किया था। ठीक है, मैं फिर अधिकारी को डांटूंगा कि भाई ऐसा गलती मत करो। ठीक है, आप पैसा जमा कर दीजिए। फिर 2 महीना का टाइम लेके आप चले गए, समझ रहे बात को। अब क्या होता है, फिर अगला महीना मैं लेटर लिखवाता हूँ और कहता हूँ कि जो आपका जो डेडलाइन था वो पूरा हो गया, जो समय था ना वो अब पूरा हो गया, तो अब तो नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगा और ये लेटर आपके पास जाएगा हाथ में। अब आप इनको बताएंगे कि अरे यार देखो ऐसा ऐसा बात हो गया है, हमने पैसा जमा नहीं कर पाया किस्त, और बैंक ने हमें दे दिया कि भाई आपके घर का नीलामी करना है। अब ये महाशय जी क्या बोलते हैं, नहीं वो ऐसे कैसे बोल सकता है, आपको टाइम दिया था। हाँ भाई टाइम दिया था, आप मोबाइल कॉल्स में भी देख रहे हैं। मान लीजिए कि गलती से रिकॉर्ड हो गया, आप देख रहे हैं कि हाँ भाई वो तो कहा था कि 2 महीना आपको टाइम हमने दिया है ना। अब ये कहते हैं कि चलो इस पर केस करते हैं। अब जैसे ही थाना में आप जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, पहला दफा में आपको कोई सुनेगा नहीं, ना आपका कोई रिपोर्ट लिखेगा। आप मायूस हो गए, साला अब क्या करें, ये तो हमें फंसा दिया मैनेजर ने, अब मैं क्या करूं। तो इनको जान पहचान है कि एक आदमी जान पहचान है, उनसे पूछते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो उसने कहा इनको कि एक काम करो, अरे बैंक का जो भी केस है ना वो ट्रिब्यूनल में चलता है, यहाँ पर नहीं चलता है, कोर्ट कचहरी में नहीं चलता है और नहीं थाने में चलता है। तो अच्छा ऐसा है, तो हाँ ऐसा है। तो अब आपने क्या किया कि मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं। मैं बैंक मैनेजर हूं, मैं लुटेरा हूं, मैं चाहता हूं कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं। अगर इनको कोई नहीं बताता तो वही वाला उपाय मैं आपको बताता कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप तो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। और ट्रिब्यूनल क्या होता है, वो आपके संविधान से नहीं चलता है, मतलब वो भी एक न्याय व्यवस्था ही है ट्रिब्यूनल। उसमें भी जज होते हैं महाशय जी, और उसमें भी वकील होते हैं, लेकिन वो जज और वकील होते हैं वो सरकारी, जैसा वो है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ये वाले नहीं होते। उनका बैंक का अपना होते हैं वकील और अपना जज होते हैं, पहला नंबर। और वो आपके संविधान से नहीं चलता है, यानी संविधान का कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है वहां पर। हाँ क्या लागू होगा, बैंक का जो भी नियम कानून है वही सिर्फ वहां पर लागू होगा और उसी में आपको वो करना है। तो ट्रिब्यूनल क्यों बने होते हैं, समझौता करने के लिए, समझौता करने के लिए ट्रिब्यूनल बने होते हैं महाशय जी। वो समझौता क्या करेगा कि आप 20 लाख रुपया लिए हैं, एक काम करिए आपके पास अगर पैसा है तो ब्याज के साथ में 30 लाख रुपए बनते हैं, आपने 10 लाख रुपया जमा कर दिया, 20 लाख रुपया और जमा करने हैं, तो एक काम करिए 20 लाख नहीं दे सकते तो कितना जमा कर सकते हैं, पहले पूछेगा, पहले पूछता है कि आपका क्या कितना जेब गरम है, कितना आप दे सकते हैं। तो आप कहेंगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास 5-6 लाख रुपया हो सकता है, इससे ज्यादा तो मेरे पास हो नहीं सकता। तो गया तब आपको नीलामी होगी। पहले वो जज करता है कि ये आदमी का पहुंच कितना है, इस आदमी को कानून का कितना पता है,
और ये कितना लड़ सकता है और किस माध्यम से लड़ सकता है, पहले ये जानकारी इकट्ठा करता है और इस जानकारी को मैं ही बताऊंगा। समझ गए? अब जैसे ही केस सुनवाई होती है ट्रिब्यूनल में, तो एक पक्ष में आपको रखा जाएगा, आपके ग्रांटर लोगों को रखा जाएगा, ठीक है, और दूसरे पक्ष में मैं लुटेरा बैठा हूं, बैंक मैनेजर। सामने वकील है और जज है। वकील पूछ रहा है, आपका वकील बोल रहा है कि हमारा जो कस्टमर है उसने 2 महीना का मांगा था समय, और इन्होंने लेटर पर लेटर निकालते गए, इन्होंने समय नहीं दिया। बात यही है ना? दूसरा नंबर वो कहेगा कि मेरा जो क्लाइंट है वो एक बार नहीं 3 दफा मांगा था 2-2 महीना का टाइम। सही है, मांगा था आपने, है ना? सही है। वो अपना बात रख दिया कि इसको टाइम देना चाहिए, उसके हिसाब से अभी टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, अभी 3 महीना और बाकी है, तो 3 महीना हमारे कस्टमर को टाइम दिया जाए ताकि वो पैसा अपना जमा करे। तो अब वहां पर जज बैठा है। अब जज पूछता है कि क्या बैंक मैनेजर साहब ये बात सही है कि उसने मांगा था टाइम में, आपको मांगा था कि नहीं? अब तो मैं हूँ लुटेरा, मैं तो बैंक मैनेजर लुटेरा हूँ, लूटने के लिए बैठा हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा है कि 20 करोड़ का माल कैसे 1 करोड़ का हड़प लूं, और वो भी कैसे हड़पा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं कहूंगा कि नहीं जज साहब, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये कैसे बता सकते हैं कि मैंने इनको 6 महीना का समय दिया? मैंने समय तो दिया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ना हमें कोई कागज दिया ना कोई लेटर दिया, और कागज और लेटर ही प्रूफ होते हैं। अब यहाँ पर आप फंस गए। मैं इनको लेटर देता रहा, लेकिन इन्होंने एक बार भी उसका रिप्लाई नहीं किया। दूसरा पॉइंट बता दिया, पहला नंबर में क्या आपके पास कोई प्रूफ है? आपने कोई लेटर दिया था बैंक को? बैंक को कोई लेटर नहीं दिया था। दूसरा नंबर में बैंक को देना पड़ता है कि हाँ भाई अनुमति दीजिए हमको कि हमको 2 महीना में हम चुका देंगे, वो भी आपने नहीं दिया था। ठीक है, तो 5 मिनट में इसको पूरा कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। वो भी आपके पास नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है जी? नहीं ना है, सीधी सी बात है, कोई प्रूफ नहीं है। अब बोलेगा जज, क्या जी आपने लेटर नहीं दिया था? अरे नहीं सर, हम लोग तो गांव के सीधे साधे आदमी हैं, हम लोग तो बोली वचन पे हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं कि सामने वाला ने कह दिया कुछ तो उसको लकीर मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग लिखना पढ़ना उतना जानते नहीं है, क्या लिखना पढ़ना? हाँ, हमको बात हुई थी और इन्होंने कह दिया था कि 2 महीना समय तुमको देते हैं, तो यही नहीं दिया, हम क्या करें? ये झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? तो आप अपना फोन कॉल्स के रिकॉर्ड आप दिखा सकते हो, यही है ना? अगर आपने कॉल को रिकॉर्ड किया है तो उसको आप सुना सकते हो। तो उसमें जज बोलेगा कि हाँ 2 महीना का तो इसने दिया है, लेकिन इसका कोई लेटर वगैरह देना चाहिए ना आपको। प्रूफ तो वो होता है। हमेशा याद रखिए कि जो कागज होता है ना, कागज होता है वो गुलाम बनाने के लिए होता है, समझ रहे हैं? कोई भी चीज अगर आपको दर्शानी है तो कागज पर लिखना पड़ेगा। अगर आपको गुलाम बनाना है तो कागज पर लिखना पड़ेगा। अगर कागज पर नहीं लिखते हैं तो आप गुलाम बन ही नहीं सकते, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि ये कोर्ट कचहरी जो कुछ भी है ना, ये कागज पे चलता है, मुंह जबान पर नहीं चलता है। मुंह से जो भी कर दे उसको ये वैल्यू नहीं देता है, कागज पर चलता है। कागज आपके पास है नहीं, समझ ना बात को? अब समझिए कि जज तो फैसला सुना दिया कि भाई इनकी नीलामी करवाई जाए, क्योंकि इनके पास तो कोई सबूत है नहीं, इनके ग्रांटर भी हैं, इनके भी खाता में उतना पैसा है नहीं। भाई 50,000 है, किसी में 20,000 रुपया है, तो कैसे होगा? ठीक है, ग्रांटर तो है, ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है तो कैसे बैंक ले लेगा? तो एक काम करिए, नीलामी इनकी करवाई जाए। यहाँ पर फंस गए आप। क्या फंस गए? लिए थे 20 लाख रुपया कर्ज और दिए थे आप 1 करोड़ रुपया का कागज अपने घर और मकान का, समझ गए? यानी कि 80 लाख रुपया हम हड़प गए
और 80 ही नहीं, पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपया मैं हड़प गया, क्योंकि मैंने तो आपको 1 रुपया दिया नहीं था। कहाँ दिया था? मैंने तो डिजिट आपको दिया था ना, वो तो हवा में था ना डिजिट तो मेरे खाते से नहीं गया आप में। अब क्या होता है, मैं तो हूँ लुटेरा, मैं सोच रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया का संपत्ति है और हमको लेना है 20 लाख रुपए, है ना, नोटेड। तो मैं फोन लगाऊंगा, अपने साले को फोन लगाऊंगा, या अपने रिश्तेदार को या अपने मित्र को फोन लगाऊंगा, एक काम करो, यहाँ पर एक मकान जो है ना नीलामी होने वाली है और जज ने लेटर लिख दिया है और इस तारीख को नीलामी होगी, आ जाना, पैसे लेकर आ जाना, दिन तारीख सब है, समझ गए। सामने वाला कहा अरे यार मेरे पास पैसा है, अरे मैं दे देता हूँ पैसा, समझ रहे हैं। अब वो नीलामी हुई, आपके मकान का नीलामी हुई, और मकान आपका कौन खरीदा? मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, समझ गए। मेरे जानने पहचानने वाले ने आपके घर को हड़प लिया, ले लिया, और पता चला कि 1 करोड़ रुपया का घर था और 16 लाख में बिक्री हुई। पॉइंट इज नोटेड। 1 करोड़ रुपया का घर कितने में नीलाम हुआ? 16 लाख रुपया में नीलाम हुई। तो मैं हूँ लुटेरा, मैं कहता हूँ बड़ा घाटा हो गया, बहुत घाटा हो गया। पेपर में छपेगा न्यूज कि व्यक्ति पैसा नहीं जमा कर पा रहा है इसलिए बैंक घाटे में चल रहा है, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा लुटेरा, मैंने पैसा दिया नहीं, 20 लाख रुपया लूट लिया, है ना। दूसरा नंबर में जब नीलामी हुई और 16 लाख रुपया जब नीलामी में आया तब 20 लाख प्लस में 16 लाख 36 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। आ गए कि नहीं? गए 1 रुपया नहीं, और 36 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गए। और आपके कितना नुकसान हुआ? 1 करोड़ रुपया और प्लस में ब्याज में जितने रुपए अभी चुका दिए थे, यानी 10 लाख रुपए चुका दिए थे वो, और प्लस में 1 करोड़ का घर, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपया का संपत्ति आपका खत्म हुआ। समझ रहे हैं? तो ये फ्रॉड हो रहा है। तो ये भी इस सवाल का जवाब आपको दे दिए कि भारत में, मैं तो लाइव बता रहा हूँ, भारत में देख लो भाई, सुन लो, 1947 से लेकर अब तक, आज तक भारत के किसी बैंक ने 1 रुपया का कर्ज किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया है। ये सबूत के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब समझिए अगला कदम क्या है। मान लीजिए कि इतना कुछ हम जानते हैं, तो सवाल वही आएगा आप लोगों का कि आप ये बताइए कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या, हम कर्ज से कैसे मुक्त हो सकते हैं, यही ना, कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हैं। अब उस पर अगर ट्रिब्यूनल में आप हैं तो केस आपको हारना है, ये बात समझ में आ गई ना। ट्रिब्यूनल में जाएगा केस तो आप केस हारेंगे, क्योंकि वहां पर समझौता होगा, वहां पर न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो तो बैंक से चलेगा, बैंक का जो कानून होता है वही चीज मान्य होगा। तो सबसे पहला चीज, अगर कर्ज मुक्त होना है तो ट्रिब्यूनल में आपको नहीं जाना है। ट्रिब्यूनल में जाएंगे फंस जाएंगे। आपको कहना है कि मैं तो भारत का नागरिक हूँ जी, मैं तो भारत को नागरिक हूँ और मैं तो भारत सरकार को जानता हूँ। अब भारत सरकार का अपना न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है, न्यायालय कोर्ट है, लोक अदालत है, दुनिया भर का अदालत है ना। तो मैं तो अपने अदालत में जाऊंगा, है ना, मैं अपने अदालत में जाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, जिला कोर्ट में जाए, लोक अदालत में जाए, यहाँ पर जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। पॉइंट इज नोटेड, नंबर 1। नंबर दो कि अगर आप गए तो संविधान में जो कुछ भी नियम और कानून लिखे हुए हैं वो चीज मान्य होगा, है ना। 2 तरफ था ना, इधर ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल में आपका संविधान का नियम कानून नहीं माना जाएगा, और इधर आपका सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ये आपका है, जहां आपके संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है वो चीज मान्य होगा। तो अगर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में, तब आपको न्याय मिलेगा। दूसरा बात समझ गए। अब तीसरा बात,
इसमें देखिए मेरे जब किताब बैंकों का मायाजाल जब आप पढ़ेंगे, हर बात का डिस्क्राइब करके अब बहुत ही सरल भाषा में सिखाया गया, सरल भाषा में बताया गया। रिक्शा चलाने वाला आदमी अगर पढ़ ले किताब तो वो भी समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। एक कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही जज साहब ट्रिब्यूनल में खड़े हैं, है ना, क्योंकि न्याय कैसे मिलेगा आपको बता दिए। अब एक पहलू पे बात करते हैं कि ट्रिब्यूनल में आप खड़े हैं वहां, अब मैं हूं लुटेरा, बैंक मैनेजर यहाँ और जज वकील वहां है, ठीक है। अब कर्ज से मुक्ति आपको चाहिए और गलती से आपने सर्च मार लिया जनता सरकार मोर्चा, ठीक है, गलती से सर्च मार लिया और एक आध वीडियो आपने सुन लिया, या गलती से आपने सर्च मार लिया आशुतोष आनंद राज और मेरा वीडियो दिख गया, और आपका दिमाग खनक गया कि नहीं अब तो मुझे कर्ज से मुक्ति होना ही है। मेरा वीडियो आपने सुन लिया तो दो बातें होंगी। पहला चीज, क्या ये गलत है, क्या मैं कर्ज मुक्त हो सकता हूं, और दूसरा क्या यह सही है, क्या ये बैंक ने जो कर रहा है ये फ्रॉड कर रहा है। इसको साबित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना होगा। पॉइंट इज नोटेड। जैसे ही ट्रिब्यूनल में आपसे पूछा, वकील ने पूछा, हाँ जी 20 लाख रुपया आपको ये बैंक मैनेजर साहब दिए थे ना, आपको क्यों नहीं लौटा। आपको पहली दफा में क्या जवाब देना है, मुझे पैसे कहाँ दिए थे, पैसे नहीं दिए थे इन्होंने। पहला दफा में क्या बोलना है, पैसे नहीं दिए थे इन्होंने। तुरंत वकील बोलेगा कि पैसे इन्होंने नहीं दिए थे, तो नहीं, पैसा इन्होंने नहीं दिया था। तो वकील क्या करेगा कि बैंक अकाउंट का जो भी आपका स्टेटमेंट होगा पासबुक पे, वो आपको दिखाएगा। ये आपका खाता है ना, हाँ यही है खाता नंबर। तो यहाँ पर देखिए बैंक ने आपको 20 लाख रुपया आपको ट्रांसफर किया है, 20 लाख रुपया ट्रांसफर किया है। तो आपको क्या बोलना है कि आप बोल रहे हैं ना कि 20 लाख रुपया ट्रांसफर किया है, दिया है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि पैसा दिया ही नहीं है इन्होंने। तो ये क्या चीज है, तो आपको क्या बोलना है, ये तो डिजिट आप दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, डिजिट। 20 लाख रुपया का सिर्फ डिजिट लिखा हुआ आप दिखा रहे हैं। तो क्या आपके अकाउंट में नहीं आए, क्या एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा था, क्या किसी पर भेज रहा तो उस पर नहीं जा रहा था, ये सब सारा चीज आएगा, वो बताएगा वकील आपको कि ये जो पैसा जो ट्रांसफर कर रहे थे ये नहीं हो रहा था। और देखिए तो कितना 20 लाख रुपया में आपने कई बार ट्रांजैक्शन किया है, कई बार इतना, इस पर आपने 5 लाख डाल दिया, इस पर 2 लाख डाल दिया, इस पे 100 रुपया डाल दिया, ये सब सारा चीज। देर हो जाएगी भैया, तो 2 मिनट वेट करो फिर आ जाना। ठीक है, तो 2 मिनट और, ठीक है, समझ गए। तो प्रोसेस ये है कि जैसे ही आप बोले कि ये जो डिजिट आया है, जो बैंक पैसा दिया है, ये साबित कर दें, यहीं पर है बैंक मैनेजर साहब, ये साबित कर दें कि हमने अकाउंट में दिया है। अब मैं वहां पर फंस गया, भाई मेरे अकाउंट में 100 लाख रुपया था, मैंने तो आपको 1 रुपया नहीं दिया था, सिर्फ डिजिट लिखा था ना, समझ गए। और आपने क्या कह दिया कि ये दिखाएं कि कब इन्होंने पैसा दिया, बैलेंस शीट निकालिए इनका। अब मैं बैंक मैनेजर हूँ, फंस गया, क्योंकि मैं तो बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं सकता हूँ, समझ गए। अगर आपके पास 10 रुपया है, मैं आपसे कर्ज मांगू कि 5 रुपया आप मुझे दे दीजिए कर्ज के रूप में। अब कर्ज आपने मुझे दे दिया तो क्या होगा, 5 रुपया मेरे अकाउंट में दिखाएगा, 5 रुपया आपके अकाउंट में दिखाएगा, है ना। थे कितना, 10 रुपया। और यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे खाते में, बैंक मैनेजर हूँ, मेरे खाते में 100 लाख रुपया था, आपने 20 लाख रुपया कर्ज मांगा। अब मैंने तो सिर्फ लिख दिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके खाते में, और जो आपने लिख के दिया था कि 20 लाख रुपया 10% का सूद ब्याज के तौर पर मैं आपको लौटा दूंगा, उसी को मैंने पैसा मान लिया था, मैंने तो आपको पैसा दिया नहीं था, समझ गए। तो मेरे बैलेंस शीट में तो माइनस दिखाएगा नहीं ना, आ रही बात समझ में। तो जब माइनस नहीं दिखाएगा तो मैं साबित नहीं कर सकता हूँ कि मैंने आपको पैसा दिया।
अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस था कि हम बैंक से कैसे मुक्ति पाए। बस एक सवाल अगर आप पूछ देंगे ना कि आपने तो मुझे पैसा नहीं दिया था, आपने तो केवल डिजिट दिया बाबूजी, था। हाँ, बैंक अगर 1 करोड़ का हमारा मकान है, सीधा हम एक जो भी बातें कहा गया समझ में आया? नहीं समझ में आया। हाँ ना, आपको लगता है ना कि फ्रॉड हुआ? हाँ, नहीं फ्रॉड हुआ। बैंक वाले फ्रॉड तो करते ही हैं। बिल्कुल। आपको आप बताइए, सब बातें समझ में आई आपको? जी जी, ठीक है ना, कोई ऐसा मन में नहीं ना आया कि कोई गलत बोल दिया? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। आप चाचा जी, इसमें कैमरा चल रहा है आपका, फोटो तो दिख नहीं रही कुछ। नहीं सच है। सब समझ गए ना? हाँ, नहीं, तारा समझ जी, गए। आप बताइए। इसमें आप तो ग्रांटर हैं ही, और भी लोग यहाँ पर थे जो मतलब चले गए यहाँ से, ठीक है, कोई कारणवश से। कहने का मतलब है कि बैंक से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल और जवाब है तो मेरा बैंकों का मायाजाल पुस्तक पढ़ें। हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि हम कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हैं। बैंकों का मायाजाल जरूर पढ़ें। ओके, धन्यवाद।